नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए जो घटना चक्र टो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र टो सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कर लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से 6 के 6 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और डी, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैक-मोहन रेखा जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है तो सभी जानते होंगे, यह भारत और चीन से संबंधित या लगी हुई सीमा है मैक-मोहन रेखा। दूसरा जो बी ऑप्शन में दिया गया है मैगी-नॉट रेखा, तो ध्यान रखिएगा यह रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। और डी ऑप्शन में जो सर्किक रेखा है यह कच्छ के रण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा दलदली क्षेत्र है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित सीमा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, जैसा कि पहले बता दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो कौन सा राज्य है जिसके साथ एनसीआर क्षेत्र जो है दिल्ली का वह किस प्रदेश से लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हरियाणा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा। बाकी इसके साथ साथ हरियाणा के साथ साथ जो दिल्ली एनसीआर से सीमा साझा करते हैं राज्य वह हरियाणा ए ऑप्शन में हो गया। फिर उत्तर प्रदेश भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें एक को युग्म दिया गया है जो सही मिलान नहीं है, वह देखते हैं कौन सा है। तो ए ऑप्शन में जो घूम दिया गया है यह जम्मू कश्मीर में ना होकर यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही मिलान नहीं है घूम का, यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। बाकी के बी, सी, डी ऑप्शन तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था उसे लागू किया गया था 1972 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए 1972। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका सही उत्तर रहेगा 14 सितंबर। ठीक है, यदि पूछा जाए कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो पहला हिंदी दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा 1953 में मनाया गया था। 1953 में पहली बार हिंदी दिवस को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। काफ़ी चर्चा में रहा था अभी कुछ दिनों पहले, तो इस पर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि हैवलॉक द्वीप का वर्तमान में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो नाम वर्तमान में है वह है स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। तो एक कोई किताब है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, उसका नाम है द जंगल बुक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, द जंगल बुक। यह आर.के. नारायण के द्वारा ना लिखी गई है, यह लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, ध्यान रखिएगा 1894 में। बाकी के जो स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, द गाइड, यह तीनों किताबें आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाने वाली बुक है वह है मालगुडी डेज, कई बार पूछा गया है, तो इस किताब का नाम जरूर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो आप सभी जानते होंगे राज्यसभा का जो अध्यक्ष रहता है वह उसका सदस्य नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो पदेन सभापति रहता है वह अपने भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसका जो निर्वाचन होता है वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि यह उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत पर्सनली स्वामित्व रखता है, व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है, या ध्यान रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर अगला प्रश्न है 11 नंबर, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी क्या है इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ लेना है। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी एक
अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है। अब जीएसटी के बारे में यदि बात करी जाए तो या इसका फुल नेम यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। यह भारत में यदि पूछा जाए कब लागू हुआ था तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। और पहली बार किस राज्य ने इसको लागू किया था, तो पहली बार लागू करने वाला राज्य था असम, ठीक है। और यदि इसके बारे में यदि पूछा जाए कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था, तो वह संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एक पॉइंट बनता है कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना मतलब कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो हजीरा उर्वरक कारखाना यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आप सभी को ध्यान रखना है, जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और यदि पूछा जाए हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा यह सूरत में स्थित है, ठीक है। और यह उर्वरक संयंत्र आधारित है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देख रहे हैं कि 14 नंबर प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है पंचवर्षीय योजना और सूची 2 में दिया गया है प्रयुक्त विकास मॉडल, ठीक है। तो सही मॉडल आपको सही पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से सही मिलान करना है। जैसा कि ए नंबर में दिया गया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आप सभी जानते होंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हैरॉड डोमर मॉडल पर, ठीक है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वह 2 नंबर से मिलान हो जाएगा, ठीक है। यदि बी नंबर देखें तो बी जो पॉइंट दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो यह महाल नोबिस मॉडल से संबंधित थी सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इसका जो सही मिलान होगा वह 4th नंबर से। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान या तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लास्ट में देखते हैं 4th जो 5 ईयर प्लान था वह अशोक रुद्र मॉडल से संबंधित था, इसलिए 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी 2413। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि दूरदृष्टि की बात करी जाए तो उसमें प्रयुक्त होने वाला लेंस है उत्तल लेंस, तो यह भी ध्यान रखना है आपका। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है आप सभी जानते होंगे। इसमें निकट की वस्तुएं मतलब पास की वस्तुएं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो रहती हैं उनको आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, यही निकट दृष्टि दोष होता है। और जस्ट इसके अपोजिट जो रहता है वह दूरदृष्टि रहता है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुपों को वो ग्राह कर लेता है, मतलब सभी ब्लड ग्रुप वाले जो रहते हैं उनका ब्लड इसमें मैच करता है, तो वो रहता है AB पॉजिटिव, ठीक है, AB प्लस ब्लड ग्रुप समूह या रक्त समूह रहता है, ठीक है। और सर्वदाता यदि पूछा जाए तो वो रहता है O समूह, ठीक है, O समूह रहता है। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है, तो कॉलम ए में देखते हैं क्या दिया गया है। पहले नंबर पे दिया गया है कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार सिंगल 1 लाइनर में पूछा गया है या तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए इसका मिलान सही बी नंबर में हो जाएगा। फिर सेकंड में कोशिका की रसोई पूछा जाए तो कोशिका की रसोई कहा जाता है प्लास्टिड को, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वह ए नंबर से। फिर कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, सभी जानते होंगे लाइसोसोम, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वह 4th नंबर या डी नंबर से। फिर कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कोशिका मस्तिष्क कहते हैं, इसलिए जो सही उत्तर होगा इसका सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विस्कोस फाइबर, फिर खाली जगह दी गई है, से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर बताना है किससे प्राप्त किया जाता है, विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो कि पादप कोशिका का एक मुख्य घटक है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहलाती है, तो उसका नाम बताना है, तो वह गैस होती है N2O, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 300A के तहत एक अधिकार है, तो आप सभी जानते होंगे जो संपत्ति का अधिकार है वह 300A के तहत एक अधिकार है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान
या कलात्मक ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया है। अब राज्य की बात आ रही है जहाँ पर, वहाँ हम लोग तुरंत डीपीएसपी का ध्यान करेंगे और इसमें डीपीएसपी में जो आर्टिकल 36 से 51 है उसके अंतर्गत केवल कौन सा आर्टिकल आ रहा है, वह आ रहा है आर्टिकल 49 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसी को सही उत्तर लगाएंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 49 में ये सभी चीज़ें दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने के लिए किसका अधिकार है, मतलब कि आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो वह सिर्फ भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कर सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल से संबंधित जो आर्टिकल हैं आप सभी जानते होंगे, आर्टिकल 352 और 356 और 360। ठीक है, 360 में आप सभी जानते होंगे आर्थिक आपातकाल लगता है, जो कि अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था, तो वह आयोग का नाम था सरकारी आयोग। इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी सरकारी आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था, तो भाग जो 9th ए था उसमें जो नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी, बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो जैसा कि आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का जुड़ा हुआ था। फिर जस्ट उसके बाद जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी, तो उनका नाम था भूलाभाई देसाई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भूलाभाई देसाई। 26 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताना है, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आरोही क्रम में इसमें लगाना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और सबसे बाद में कौन सी घटना होती। तो यदि 1 नंबर की बात करें जो चंपारण दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वह रहेगा 1917, किसका, चंपारण का। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल का जो टाइम पीरियड है वह फरवरी मार्च 1918 रहेगा। आप सभी को ध्यान रखना है, फरवरी मार्च 1918। और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वह जस्ट अहमदाबाद मिल हड़ताल के तुरंत बाद हुआ था, तो यह भी मार्च 1918 में हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद हुआ था। फिर 4th नंबर में जो असहयोग आंदोलन दिया गया है, इसका जो समयकाल था वह था, ध्यान रखिएगा, 1920 से लगाकर 1922 तक। ठीक है, 1920 से लगाकर 1922 तक यह चला था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया, मतलब जिसे हम लोग CR फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो CR का मतलब, C का मतलब सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि सन पूछा जाए कि इन्होंने कब दिया था, तो ध्यान रखिएगा 1944 में CR फार्मूला इन्होंने दिया था। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ध्यान रखिएगा वह सरकार अफगानिस्तान में बनी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात करें कब बनी थी, सन पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा 1915 में, 1915 में। अगला प्रश्न है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो सबसे पहला यहाँ पॉइंट बनता है 1793, आपको ध्यान रखना है। और जमींदारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कार्नवालिस था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर 30 नंबर प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, तो त्रिपिटक आप सभी जानते हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक और धम्म पिटक। ठीक है, या किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, किस धर्म से संबंधित, वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था, तो वह था 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें हुमायूंनामा किसकी रचना है, किसने हुमायूंनामा की रचना की थी, तो उनका नाम था गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी। ठीक है, और बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो ध्यान रखिएगा अफगानों ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में हरा दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके लिए आज का यह प्रश्न है कि कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे, पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, अब देखते हैं
जो ए ऑप्शन में दिया गया है गिर, इसके सामने राजस्थान से मिलाया गया, जो कि गलत है, क्योंकि गिर कहाँ है आप सभी जानते होंगे, यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, फिर जो बी ऑप्शन में दिया गया है रणथंभौर, तो यह महाराष्ट्र से सम्मिलित नहीं है, यह राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन में जो किबिल नामजाओ दिया गया है यह मणिपुर, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर किसको मिलाती है, इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो कि किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है, और यह राज्य पूछा गया है तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात और करें, यदि हीराकुंड बांध कब स्टार्ट हुआ था, इसका शुभारंभ कब हुआ था, उद्घाटन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1957 में, 1957 में हीराकुंड बांध का शुभारंभ किया गया था, और किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी भी स्थान का जो मानक समय निर्धारित होता है उसका निर्धारण का जो आधार रहता है वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करें जो 80 ऑप्शन में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल के विभाजन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। देखिए बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वह थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। एक तरफ देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, तो सही मिलान करना है। तो देखते हैं, जॉर्जिया की राजधानी होती है, जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी, तो यह 3 नंबर में मिल जाएगा के। फिर स्विट्जरलैंड की यदि राजधानी की बात करें तो वह है बर्न, ए में मिल जाएगा। घाना की आप सभी जानते होंगे अक्रा, तो 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। और यमन की साना, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए अब यहाँ से 61 नंबर से 70 नंबर तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चूँकि आपके पेट के सिलेबस में 10 नंबर करंट अफेयर निर्धारित किए गए हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर को जो है अच्छे से देखना है। 10 नंबर का सवाल है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम था, यह बताना है, तो उसका नाम था इंद्रजाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो उनका नाम है राजेश नाम्बियार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजेश नाम्बियार। 64 नंबर प्रश्न है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह चेन्नई में किया गया है, तो इसलिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे जो है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली है? तो रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली गई है? यूपी की यदि बात करें तो यह खोली गई है गोरखपुर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गोरखपुर। 68 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है? तो कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट या जिस सतह पर लैंड हुआ है उसका क्या नाम रखा गया है? तो मोदी जी ने घोषणा की थी कि जिस
जिस जगह पर या जिस सतह पर यह लैंड हुआ है विक्रम लैंडर, उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने टो सीरीज के घटना चक्र टो सीरीज के जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं जीएस के जो पूछे जाने हैं वह सभी आपके सामने डिस्कस किए गए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह प्रैक्टिस नंबर 8 का आएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, काफ़ी कम टाइम बचा है। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।